हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हमने जो अब तक एक वीडियो अपलोड की थी इस पेपर की, उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2022 के पेपर के। और इस वीडियो में हम 5th क्वेश्चन से 9th क्वेश्चन तक को सॉल्व करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आएगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? Why don't two magnetic field lines intersect each other? तो अब देखो क्या है, ये हमारी मैग्नेट है और ये इसकी फील्ड लाइन है। तो आप देखो ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, काट नहीं रही हैं एक दूसरे को। ऐसे क्यों है? देखो, अगर हम यहाँ पे हर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उस पर एक कंपास रखें, दिक्सूची रखें यानी कि, तो उसमें क्या होगा, जो उसके अंदर निडिल होती है यानी जो उसकी सुई है ना, वो सुई की निडिल हमेशा इशारा करती है, संकेत करती है कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है ना, चुंबक का उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करती है वो हमेशा। तो अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि जो हमारी दिक्सूची की सुई है वो दो दिशाओं की तरफ संकेत करेगी। भाई, प्रतिच्छेद करके एक रेखा इस दिशा में जाएगी, एक इस दिशा में जाएगी। तो अगर वहाँ पे हम दिक्सूची की सुई रखेंगे तो वो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। और आप खुद सोचो कि एक सुई है, जो एक नीडल है, वो एक ही दिशा की तरफ संकेत कर सकती है ना। तो दो दिशाओं की तरफ संकेत करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका ये अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता है ना। No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. पॉसिबल ही नहीं है, एक निडल दो डायरेक्शन को पॉइंट कर ही नहीं सकती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6। जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। देखो, बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरणीय सब्सटेंस वो होते हैं जो आसानी से गल सड़ जाते हैं। सिंपल अगर लैंग्वेज में समझो, जैसे पेपर है, फूड वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, ये क्या है, अपने आप सड़ गल जाता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, उन पदार्थों को कहते हैं कि जो प्रकृति में, नेचर में हमेशा उसी हालत में पड़े रहते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, धातु, कोई भी मेटल है, ग्लास है, अगर आप उसको कहीं पे फेंक दोगे प्लास्टिक को, तो वो नहीं गले सड़ेगी। आप कितने भी टाइम बाद देखना, वो आपको वहीं की वहीं मिलेगी, है ना। तो मेन तो इसके हम डेफिनेशन तो लिखें, ये है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, और जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय, जैसे कांच, प्लास्टिक, धातु, ये सब। उसके बाद है हमारा 7वां क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर एंड गिव इट्स टू यूजेस ऑल्सो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? ये CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जब इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे बनता है जिप्सम, जो क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 डॉट 2H2O। बस इसमें रिएक्शन लिखनी है, सिंपल। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसकी रिएक्शन करनी है वाटर से और बनाना है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौने बनाने में होता है, फॉर मेकिंग टॉयज, सजावट का सामान बनाने में, फॉर मेकिंग मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। जब कहीं फ्रैक्चर हो जाता है किसी के हाथ पैर में, तो वहाँ पे प्लास्टर करते हैं ना, तो उसमें जो वो वाइट यूज़ होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो इसकी ये यूज़ हो गई, ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है हमारा 8वां क्वेश्चन। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे दो केमिकल इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें इनको बैलेंस करना है। तो देखो, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2, ये हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है। टेबल में ऐसे लिख लो कि आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसमें देखो हमारे पास Fe है,
H है यानी हाइड्रोजन है और O है ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट हैं। अब देखो इनमें से कि रिएक्टेंट की साइड कितने एटम है। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ एक ही Fe लिखा है, तो लिख दो अभिकारक में Fe कितना है, रिएक्टेंट में 1 है। और प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे है Fe3, इसका मतलब है कि इसमें आयरन के Fe के कितने परमाणु हैं, 3 एटम है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट की साइड अभिकारक की साइड H2 है, तो 2 हो गए उसके परमाणु। और यहाँ पे उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की साइड भी H2 है, तो 2 है, दोनों साइड ये तो बराबर हैं। ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट की साइड H2O में है 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे Fe3O4, O4 है यानी कि 4 ऑक्सीजन है। तो हमें सबसे पहले कौन सा उठा लेना है, वो यौगिक, वो कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड Fe3O4 है, ये सबसे बड़ा कंपाउंड दिख रहा है, 3 Fe हैं, 4 O हैं, है ना। तो इसमें देखो हमें क्या बैलेंस करना है, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे 4 ऑक्सीजन है ना। तो हमें रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करेंगे, हम फॉर्मूला तो चेंज नहीं कर सकते। अगर H2O से पहले हमने यहाँ पे 4 लगा दिया तो 4H2O, एक H2O के अंदर 1 ऑक्सीजन है, तो 4H2O में कितनी ऑक्सीजन होंगी, 4, है ना। तो यहाँ पे हो गई हमारी ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन देखो जैसे ही हमने किया यहाँ पे 4 लिखा, 4H2O में 4 ऑक्सीजन तो हो गई, लेकिन एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 4H2O में कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगे, 8, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन हो गई। लेकिन इधर देखो प्रोडक्ट की साइड तो H2 है, 2 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यानी हमें प्रोडक्ट की साइड भी 8 हाइड्रोजन करनी पड़े, सॉरी, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट की साइड भी हमें 8 हाइड्रोजन करनी होंगी, इसलिए H2 से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4। यहाँ पे हो गई है हमारी 8 हाइड्रोजन। देखो अब और क्या रह गया, अब हमें देखो यहाँ पे Fe3O4 में आयरन भी तो 3 है ना, जबकि रिएक्टेंट की साइड तो Fe एक ही है, अभिकारक में एक ही Fe है, तो हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पे अभिकारक की साइड Fe से पहले 3 लगा दो। अब देखो इसके बाद 3 Fe इधर है और यहाँ पे भी 3 Fe हो गए प्रोडक्ट में। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है अभिकारक में, रिएक्टेंट में, तो उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन हो गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। उसके बाद हमारे जो सेकंड रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4, इससे बन रहा है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे कि भाई रिएक्टेंट की साइड यानी अभिकारक में 1 Na है और जो हमारा उत्पाद है वहाँ पे 2 Na है। ऑक्सीजन इधर कितनी है, NaOH, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है, H2SO4, O4 यहाँ पे है, तो टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई, 5। जबकि अगर इधर देखो रिएक्टेंट की साइड O4, 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये 5 हो गई है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो, NaOH के अंदर 1 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट की तरफ और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन हो गई। और प्रोडक्ट की साइड देखो H2O में है 2 हाइड्रोजन। सल्फर देखो H2SO4, 1 सल्फर है वहाँ पे, और प्रोडक्ट में Na2SO4 यहाँ पे भी 1 सल्फर है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको कंपाउंड Na2SO4, इसको पिक कर लो। इसके अंदर देखो क्या बैलेंस नहीं है, तो इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो दोनों साइड बैलेंस है ना, 5-5 है। तो उसके बाद हम सोडियम देखते हैं, सोडियम यहाँ पे है Na2 और इधर है Na, तो इधर भी रिएक्टेंट की साइड भी सोडियम 2 करने पड़ेंगे, तो इसलिए NaOH से पहले 2 लगा दो। जब NaOH से पहले 2 लगा तो 2 Na हो गया और इधर भी Na2 है, बराबर हो गए दोनों। लेकिन जब हमने इधर रिएक्टेंट की साइड ये 2 लगाया, इससे यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी 2 हो गई NaOH में और हाइड्रोजन भी 2 हो गई है ना। तो फिर से क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे अब 2 NaOH के अंदर 2 हाइड्रोजन है और H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इधर हो गई 4। और अगर यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट की साइड H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो अब हमें प्रोडक्ट की साइड भी 4 हाइड्रोजन करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम H2O से पहले 2 लगाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी। और अब ऑक्सीजन देखो, ये जो फाइनल रिएक्शन बनी है, इधर यहाँ पे 2 NaOH के अंदर 2 ऑक्सीजन, H2SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन, 6 हो गई। और प्रोडक्ट में देखो Na2SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन और 2 H2O के अंदर 2 ऑक्सीजन, 6 हो गई। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से रिएक्शन हमारी टोटल बैलेंस हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं आगे अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखो पहले पॉलिनेशन क्या होता है
किसी भी फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं यानी कि परागकण हैं, उनका ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा तक, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। यानी कि परागकणों का पुंकेसर से लेके उस वर्तिकाग्र पे जो स्थानांतरण होता है वो कहलाता है हमारा परागण, पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, एक सेल्फ, एक क्रॉस, यानी एक सब परागण, एक पर परागण। सेल्फ में क्या होता है कि एक ही फूल होता है, एक ही फ्लावर होता है, उसमें क्या होगा, एक ही फ्लावर में उसका मेल पार्ट भी होगा, नर भाग भी होगा, और फीमेल यानी कि मादा भाग भी, दोनों एक ही फूल पे होंगे, एक ही फ्लावर पे होंगे। तो जब उसी फ्लावर के एंथर से लेके जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक जाएंगे, उसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। यदि एक पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ये सब परागण कहलाता है। मतलब या तो फूल सेम होना चाहिए, ये एक ही पेड़ के सेम प्लांट के दो फ्लावर में के बीच हो रहा है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। Self pollination occurs when the pollen from the anther is deposited on the stigma of the same flower or another flower on the same plant। क्या तो सेम प्लांट होना चाहिए या सेम फ्लावर है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देयर इज नो कैरियर रिक्वायर्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन। वहाँ पे किसी कैरियर की नीड नहीं होती, मतलब जैसे हवा में उड़ के जाएगा या वाटर के थ्रू या कोई और इंसेक्ट वगैरह है ना, जल या किसी और प्राणी की किसी की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो कैरियर रिक्वायर्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें यानी कि पर परागण की, यदि एक पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का स्थानांतरण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ये पर परागण कहलाता है। जैसे दो अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग पौधे हैं, एक पौधे के अंदर तो क्या है, पुंकेसर है, और दूसरे के अंदर स्त्री केसर है ना। तो एक उसके जो एक पौधा है उसके एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या डिफरेंट इंडिविजुअल स्पीशीज सेम ही होनी चाहिए। जैसे अगर हम रोज़ की बात कर रहे हैं तो रोज़ की सेम ही स्पीशीज होनी चाहिए, लेकिन जो प्लांट है वो डिफरेंट होने चाहिए। और जब दोनों अलग अलग प्लांट होंगे तो ऐसे तो कैसे चले जाएंगे पोलन ग्रेन्स, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी कैरियर होना चाहिए। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। ऐसे कोई भी कैरियर होने चाहिए जिससे हमारे पोलन ग्रेन्स एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँचे, उसके लिए हमें किसी कैरियर की नीड होगी। तो इसमें हमें क्या होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। कोई वाहक चाहिए होता है इसमें। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करने थे हमें, बस यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।